इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हैं। शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंचल जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले पंकज जी, झालमुड़ी खा करके खुशी मना रहे हैं या फिर संदेश या रसगुल्ला खाया है? पंकज जी देखिए, आप जो बोले दीपेश जी वो खिलवा सकते हैं। झालमुड़ी तो हम बंटवा रहे हैं, आप बोलेंगे तो संदेश भी खिलवाएंगे और रसगुल्ला भी खिलवाएंगे। और दीपेश जी, ये तुष्टीकरण की हार और राष्ट्रवाद की जीत है। जिस प्रकार पिछले 15 सालों में ममता बनर्जी ने घुसपैठियों के माध्यम से सनातन के विरोध में षड्यंत्र किया, जो मां माटी मनुष्य के नाम पर सत्ता में आती पर कोई और एम उनको जो उनका फेवरेट वोट बैंक है वो फ्री हो जाता है, जिस बंगाल से लगभग 200 से ज्यादा उद्योगों का पलायन हो गया हो, जिस बंगाल का नाम भद्रलोक के रूप में था, जिस बंगाल से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद आते हों, वहां से यदि गुंडई की बदबू आती हो तो कितनी दुर्गंध सी महसूस जनता की थी बंगाल की। आज कृतज्ञ बंगाल की जनता के, क्योंकि आज गंगोत्री से लेकर गंगा सागर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर दिया है। और दीपेश जी, खाली बंगाल नहीं, आप जहां भी देखेंगे कि असम में 125 सीटें, 100 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी, पुदुचेरी में 30 सीटें, 22 से ऊपर बीजेपी प्लस हमारा गठबंधन, और बंगाल में तो हमने मैं रोक रहा हूं पंकज जी, क्योंकि थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम जा रही है कनेक्टिविटी की। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिल्पी जी, केरलम तो आपके लिए भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आप लोगों ने भी पराड़ा पायसन खाई या नहीं खाई? ये भी केरल की मिठाई है। उधर झालमुड़ी और संदेश चल रहा है, तो केरल के लिहाज से मुंह मीठा तो आप लोग भी कर सकते हैं। बधाई हो आपको भी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित तौर पर मिठाई हम भी खाएंगे। साउथ ने और नॉर्थ ईस्ट ने हमें इतना भी मायूस नहीं किया है। और बहुत आभार व्यक्त करते हैं केरल की जनता को, जिन्होंने हमें मौका दिया है। केसी वेणुगोपाल साहब की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रही, जिन्होंने संगठन के ऊपर बहुत ध्यान दिया। किसी भी तरह की कोई भी पॉलिटिकल आउटरीच या पार्टी आउटरीच वहां से न निकल कर आए, और उसका बेनिफिट हमें केरला के चुनाव में देखने को मिला है। पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो पिछली बार हमने 2 सीटें वहां पर अर्जित करी थी, लेकिन इस बार हम 6 से 8 सीटों के ऊपर बढ़त बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी हम प्लस में ही गए हैं। अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो 28 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था, लेकिन फिलहाल तो एक हंग मेजोरिटी सामने निकल कर आ रही है। पर हमें पूरी उम्मीद है कि टीवी के वहां पर AIDMK के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी एक सेक्युलर फ्रंट के ऊपर काम करते हैं, दीपेश जी। और असम के अंदर जब टोटल रिजल्ट आएगा तो हमें लगता है पिछली बार हम लोगों ने 29 सीटें वहां पर अर्जित करी थी, तो हम उस रिजल्ट को कहीं ना कहीं सस्टेन कर रख पाएंगे। और बंगाल की जहां तक बात है, क्योंकि आपने अपने ओपनिंग पैकेज में कहा कि अभी हमारा खाता वहां पर नहीं खुला है, हालांकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हम 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाए हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, खुश होने लायक तो नहीं है, लेकिन 77 के बाद जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी हमने वहां पर खो दी है, तो 2021 से हम वहां पर एक सिंगल पार्टी के रूप में ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि वहां पर हमें बेहतर मंथन की आवश्यकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए हम से अप्रत्याशित जीत नहीं कहेंगे, बल्कि ये बंगाल के लिए एक बहुत ही अप्रत्याशित चुनाव था, जहां पर पूरी केंद्रीय एजेंसियों को झोंक दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तरह तरह के वहां पर कलाबाजियां कर दिखाते हैं। कोई 2-2 हाथ से मछली खा रहा है, कोई झालमुड़ी खा रहा है। SIR एक बहुत मेजर फैक्टर बंगाल में हम कंसिडर करते हैं, जहां पर 27 लाख वोटर्स को लॉजिकल इनडिस्क्रिपेंसीज के चलते इस चुनाव से थोड़ा सा बाधित रखा गया। हालांकि लगभग 14 लाख वोटर्स थे जो आपने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, और आप जिस पिच पर खेल रही थी, मुझे लग रहा था कि ये आज की जो चर्चा है वो बहुत पॉजिटिव जाने वाली है। लेकिन जैसे ही आपने यहां आकर ट्विस्ट किया, तो फिर अब मुझे पंकज जी का एक कमेंट लेना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर मैं अंचल जी का रुख करूंगा। पंकज जी, केंद्रीय एजेंसियों के बल पर बंगाल में चुनाव जीतने की बात शिल्पी जी कर रही है, इस पर एक आप कमेंट कर दीजिए, उसके बाद मैं अंचल जी का रुख करता हूं। देखिए दीपेश जी, यदि कोई भी ऐसा कहता है तो वो जनता के इस अपार जनादेश का अपमान करता है, बंगाल की जनता की विद्वत्ता पर प्रश्न खड़े करता है, वो कांग्रेस पार्टी और TMC। और हम तो इस सवाल पूछते हैं कि ये कैसा ठगबंधन गठबंधन है इनका, कि कभी इंडी गठबंधन का पार्ट, कभी एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेकर खड़े। और इसके उत्तर नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास कि 50 साल से तमिलनाडु से बाहर हैं। बंगाल में सिद्धार्थ शंकर राय आखिरी मुख्यमंत्री थे, आपातकाल के खलनायक,
उसके बाद बंगाल में कांग्रेस का चुपड़ा तब से साफ है, अब तक साफ है, जनता ने इनको माफ नहीं किया। आ रहा हूं शिंपी जी। और भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन प्रगति कर रही है। तो दीपेश जी, इस प्रकार के आरोप अपेक्षित थे और ये कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों ने तय किया है कि जहां भी अवसर मिले देश की संवैधानिक संस्थाओं को अपयश दो, ऐसा राहुल गांधी जी ने खुद योजना बनाई है। आप देखिए दीपेश बड़ी जी, बड़ी बात आप कर रहे हैं। मैं लौट रहा हूं पंकज जी, आप दोनों का एक एक कमेंट और लूंगा, लेकिन अंचल जी का रुख कर लेता हूं। अंचल जी, अभी तक चुनाव परिणामों के दौरान ईवीएम, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हुआ करते थे, अब केंद्रीय एजेंसी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। पहले जब परिणाम आ रहा था, जब आप और हम चर्चा कर रहे थे, तो जिस तरह से मिला जुला परिणाम आ रहा था, पश्चिम बंगाल का अलग, तमिलनाडु का अलग, केरल का अलग, असम का अलग, तो लग रहा था कि इस बार सब लोग संतुष्ट दिखाई देंगे। लेकिन अब ईवीएम और केंद्रीय चुनाव एजेंसी के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों पर निशाना साधना शुरू हो चुका है। अंचल जी एक कमेंट, उसके बाद में दोनों दिपेश, मैं सोच रहा था कि अभी तक किसी भी नेता ने, किसी भी दल के नेता ने ईवीएम पर इस हार का ठीकरा नहीं फोड़ा है। और हुआ ये कि केंद्रीय एजेंसियों पर इन लोगों ने बात कही, लेकिन मुझे इससे पहले वो विपक्षी दल, जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, आपको मालूम है इस देश में जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने आकर खड़ी हुई और अब उनको खत्म करने की बात की जा रही है। अपने अपने क्षेत्र में बहुत प्रभावित हैं। और आप ऐसा मानिए कि मैं कांग्रेस की अगर बात करूं, कांग्रेस को इस विषय पर चिंता भी करनी चाहिए कि आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा कार्यकर्ताओं का समूह है, क्या कांग्रेस पार्टी के पास है, क्या कांग्रेस के पास ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हैं जो 24 घंटे अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता बंगाल चुनाव के पहले बंगाल गया? भूपेंद्र यादव को देख लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी के और भी बहुत सारे नेता हैं जो वहां गए, डोर टू डोर कैंपेनिंग की, घर घर जाके लोगों से मुलाकात की। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था और पूरी रणनीतिकार इस चुनाव के पीछे कहीं ना कहीं अमित शाह रहे, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का वहां पर जिस तरीके से उपयोग किया गया, उनकी शक्तियों का जिस तरीके से उपयोग किया गया और कार्यकर्ता जिस तरीके से लग के उन्होंने काम किया, कांग्रेस पार्टी का मुझे एक भी नेता का नाम अगर आपको याद आ रहा हो तो बताइए, जिसकी फोटो, तस्वीर या खबर अखबार, टीवी में आया हो, कहीं भी वायरल हुआ हो। हाँ, ये जरूर है कि पूरी एक अच्छे योद्धा की तरह ममता बनर्जी वहां पर लड़ी और जब चुनाव नतीजे लगभग स्पष्ट हो रहे थे कि अब पूरी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, इसके बावजूद भी वो बीच में मीडिया से मुखातिब हुई और उन्होंने कहा कि अभी हम हारे नहीं हैं, अभी चुनाव बाकी है, अंतिम दम तक। मतलब एक अच्छे योद्धा की तो मैं तो सराहना करूंगा इस बात के लिए ममता बनर्जी की, कि उन्होंने इस बात को, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन बना रहे, इसके लिए उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा कि अभी अंतिम चरण के फैसले नहीं आए हैं, ऐसे नतीजे जो हैं अभी क्लियर नहीं हुए हैं, हम जीतेंगे, हम बढ़त बनाएंगे आने वाले समय में। कमीशन घोषणा न कर दे तब तक हार मारना सही नहीं है, ये ममता बनर्जी कहती नजर आई। लेकिन आपने बहुत कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। शिंपी जी से मैं जवाब ले लेता हूं। शिंपी जी, एक बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में असमंजस की स्थिति में थी कि हमें ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव मैदान में उस आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है? यही असमंजस कहीं ना कहीं भारी पड़ गया कांग्रेस के लिए? नहीं दीपेश जी, हमें किसी भी तरह का कोई असमंजस नहीं था, क्योंकि हमने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि 21 के इलेक्शन से ही हम एक सिंगल पार्टी के रूप में लड़ रहे हैं। अगर कोई असमंजस होता तो हम 2011 की तरह टीएमसी के साथ कोलैबोरेट करके इस चुनाव को लड़ते। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश लोकसभा में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रदर्शन किया है, तो हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे बंगाल के अंदर भी हम अपने उस स्टेटस को वापस रिवाइव करेंगे जो 77 तक हमने फॉर्म करके रखा था। और जहां तक आदरणीय पंकज चतुर्वेदी जी बात कर रहे हैं, तो देखिए कांग्रेस तो गठबंधन ही करती है, क्योंकि तमिलनाडु में हमारे पास भी ऑप्शन था, हम टीवीके के साथ जा सकते थे, लेकिन हमने अपने पुराने एलआई डीएमके को ही चुना। और ठगबंधन करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां स्ट्रेटेजिकल भूल हो गई। आप विश्वास ही नहीं कर पाए विजय पर, आपको ऐसा लगा कि भाई नया लड़का है, ये क्या ही कर पाएगा। यही स्ट्रेटेजिकल भूल तो कहीं ना कहीं अब खामियाजा भुगता रही है आपको तमिलनाडु में भी। आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई टीवीके के साथ, गठबंधन के साथ सरकार बना ली जाए। नहीं दीपेश जी, स्ट्रेटेजिकल भूल बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जो डेटा इनपुट्स हैं वो हमारे पास टीवीके को लेकर भी थे। और तमिलनाडु कांग्रेस जो है उसमें कुछ लोग थे जो चाहते थे कि कांग्रेस टीवीके के साथ जाए, लेकिन डीएमके हमारा बहुत पुराना एलआई रहा है, इसीलिए हमने डीएमके को ही चुना। नहीं तो अब क्या डीएमके को छोड़कर आप सरकार बना लेंगे टीवीके के साथ?
नहीं, डीएमके सरकार बनाने की स्थिति में तो हम तब भी नहीं थे अगर हम डीएमके के साथ भी थे, क्योंकि हमने तो मात्र 28 सीटों पर ही इलेक्शन कंटेस्ट किया है और अब ये तो टीवीके के ऊपर है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस कितनी सीटों के ऊपर बढ़त हासिल कर पाती है, और टीवीके क्योंकि एक सेक्युलर फ्रंट पर काम कर रही है जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ में मैच करता है, और अगर वो कांग्रेस को अप्रोच करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है। ठीक है, मैं पंकज जी का रुख करूंगा। पंकज जी, अगर हम केरलम का जिक्र कर रहे हैं जहां से लेफ्ट की विदाई हो चुकी है, मैं इसको पश्चिम बंगाल से कनेक्ट करके देखना चाह रहा हूं। पश्चिम बंगाल में भी जब लेफ्ट को हटाया था ममता बनर्जी ने, ममता बनर्जी सरकार में आई, ठीक है 15 साल सरकार चलाई, लेकिन आपने उस किले को भी ध्वस्त किया और अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार है। क्या ये भविष्य में माना जाए कि केरलम और तमिलनाडु जैसे क्षेत्र में भी अब भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ अपनी जमीन बनाती हुई दिखाई देने वाली है? दीपेश जी, इसमें कोई संदेह नहीं है, और वैसे भी हम जानते हैं कि लेफ्ट से राइट आने में थोड़ा समय लगता है, जैसे बंगाल में समय लगा। तो लेफ्ट से राइट की प्रक्रिया निश्चित तौर पे हम केरल में भी प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हमको पूरे देश में जन सेवा का अवसर मिले, और हम तो कहते थे कि जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और हम धन्यवाद देते हैं बंगाल की जनता के कि जहाँ जन्मे डॉक्टर मुखर्जी और सेवा कार्य भी भारतीय जनता पार्टी को दिया। ये बहुत बड़ा विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए दीपेश जी, और सवाल सिर्फ सेवा के अवसर का नहीं। अच्छा, ये जो जीत का श्रेय है, पश्चिम बंगाल जीत का श्रेय है पंकज जी, ये किसे देना चाहेंगे? थोड़ा बहुत राहुल गांधी को देंगे या नहीं देंगे आपकी जीत के लिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की रणनीति, नहीं, राहुल जी को भी तो देना पड़ेगा ना। उन्होंने अगर चुनाव लड़ा पश्चिम बंगाल में और अगर टीएमसी के वोट काटे तो सीधा लाभ तो आपको ही हुआ है पंकज जी। देखिए दीपेश जी, ना भी काटते तो बहुत अंतर नहीं पड़ता। आप तो सिर्फ राहुल गांधी जी की स्थिति देखिए कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति एक वोट कटवा पार्टी की स्थिति यदि बन जाए, जो अपने आप को देश में भारतीय जनता पार्टी का कॉम्पिटिटर बताए, जिसके नेता कथित रूप से दावा करें कि वो देश संभालने के योग्य हैं, उनकी स्थिति क्या आप देखिए। आप लगातार पिछले 2014 के चुनाव से अब हम 26 में आ गए, इन 12 साल में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की दुर्दशा, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक दुर्दशा है। और उसके बाद भी कांग्रेस के लोग कहते हैं कि वो गांधी ग्लू से मुक्त होने चाहते, जो नहीं, तो वो कह रहे हैं ना कि भाई आप धनबल और बाहुबल के आधार पर चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे, हम तो बड़े निष्पक्ष भाव से चुनाव लड़ते हैं, शिंपी जी कह रही हैं। दीपेश जी, पिछले 12-13 सालों में कोई नया आरोप, धर्मबल, बाहुबल, चुनाव आयोग, सत्ता का दुरुपयोग, अब नया आरोप आज लगाया हमारी बहना ने कि केंद्रीय बलों का दुरुपयोग। आप मतलब क्या तय करके एजेंडा बना के आए हैं कि पूरी दुनिया के सामने भारत की संस्थाओं को बदनाम करना, सिर्फ इसलिए कि आपको सत्ता नहीं मिली। जो सवाल अंचल जी ने खड़े किए कि कांग्रेस का कोई नेता कार्यकर्ता नजर आया कहीं आपको किसी कैंपेन में, कोई एजेंडे के साथ, कोई नीति के साथ, 6 सभाएं की थी शिंपी जी, 6 की थी ना, 2 सभाएं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। दीपेश भैया, 300 सीटों के लगभग 293 सीटों के चुनाव में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मालिक और अध्यक्ष यदि कुल हम 6-8 चुनाव सभा करें तो चुनाव लड़ रहे कि मजाक कर रहे हैं? शिंपी जी, ये कर क्या रहे हो आप? यद्यपि विषय कांग्रेस पार्टी का है कि वो चुनाव लड़े या मजाक करें, चलिए जवाब ले लेते हैं। मजाक तो नहीं कर रही थी शिंपी जी, बीजेपी को तो फायदा पहुंच गया ना आप लोगों के चुनाव मैदान में उतरने से, क्योंकि जो टीएमसी पश्चिम बंगाल में आपके लिए भ्रष्टाचारी पार्टी है, जिसने ठीक से काम नहीं किया, जिसने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हाथ में दे दी, वही टीएमसी केंद्र में जाकर आपकी सबसे अच्छी मित्र हो जाती है, उसी के साथ आप लोकसभा का चुनाव लड़ लेते हैं। ये खामियाजा इसका कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा ना, और बीजेपी को फायदा हो गया। पंकज जी भले ना स्वीकार। देखिए दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी आत्ममुग्ध रहती है, और जिस तरीके से आज वो कांग्रेस पार्टी का मखौल उड़ाने का प्रयास कर रही है, उन्हें अपने भी इतिहास को याद करते रहना चाहिए। एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इससे भी बुरी हुआ करती थी, जो वो आज कांग्रेस की दर्शा रहे हैं, और हम किसी आरोप प्रत्यारोप को मरने का प्रयास बीजेपी पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे 5 राज्यों की बात नहीं करी है, और ना ही 5 राज्यों में एक ही तरह का चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकल कर आया है। और इस बात से भी कोई अस्वीकारता बीजेपी को नहीं होनी चाहिए कि जितना केंद्रीय बल इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर झोंका, तमिलनाडु में या असम में, पुडुचेरी या केरला के अंदर इन्होंने ये नहीं किया, जबकि पिछले चुनाव में केरला में तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, तो जबकि बीजेपी के बंगाल में तो 77 सीट्स थी, पश्चिम बंगाल में 77 सीटों पर थी बीजेपी।
जी दोहराएं, आप क्या कह रहे हैं? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों पर थी 2021 के वही- चुनाव वही परिणाम हम में। आपसे कह रहे हैं। 2016 वही हम आपसे कह रहे हैं। 2016 में 3 सीटों पर थी, लेकिन 2016 वही के हम पहले आपसे कह भारतीय रहे हैं। जनता पार्टी का कोई जनाधार पश्चिम बंगाल में नहीं था, लेकिन कांग्रेस नहीं, की नहीं। सरकार जरूर हुआ करती थी 2011 के, माफ कीजिएगा, 2099 के पहले। तो फिर अगर जी। कांग्रेस चाहती तो रिपीट कर सकती थी ना। कांग्रेस चाहती तो दोबारा आ सकती थी ना 1999 के पहले, जब कांग्रेस वहां पर थी। मगर आपने क्या उस मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ा? यही एक बड़ा कारण रहा कि पश्चिम बंगाल पूरी तरह से हाथ से निकल गया। नहीं दीपेश जी, हम पहली बात तो उसी ओर इंगित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जो मतलब जो उनकी पूरी शासकीय मशीनरी है या जो सैन्य बल है, ये इन्होंने बंगाल चुनाव में ही क्यों झोंके? क्योंकि उस लिहाज से तो इन्हें केरला के अंदर नहीं, भी मैं उसे मैं छावनी रोक के रहा हूं अंदर आपको, परिवर्तित कर देना चाहिए मैं रोक था। रहा हूं आपको अंजलि जी। एक बड़ा सवाल यहाँ बंगाल ये को खड़ा होता टारगेट है, करके अगर बीजेपी केंद्रीय का गृह चुनाव मंत्री लड़ा। 15 दिन किसी स्टेट में रुकें और वहां कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं और चुनाव की स्ट्रेटेजी बनाएं, अगर वो वॉर रूम में सुबह से लेकर रात तक बैठे रहें, अगर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, अगर हम मध्य प्रदेश का जिक्र कर लें, भोपाल में चुनाव हो, और अगर नरेला वाले क्षेत्र में अशोका गार्डन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निकल जाएं डोर टू डोर कैंपेन करने, तो उसका असर तो दिखाई देगा। अब इसमें कौन सी मशीनरी लग गई? ये तो कांग्रेस भी कर सकती थी, इसके पास भी राज्यों में मुख्यमंत्री हैं। कैसी बात कर रहे हैं दीपेश आप? कहां राज्यों में मुख्यमंत्री बचे? अभी आप देश का नक्शा दिखाइए और वो पूरा भगवामय हो चुका है। 21 से 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर भाजपा या एनडीए के मुख्यमंत्री हैं और 17वें मुख्यमंत्री होंगे पश्चिम बंगाल में शपथ लेने वाले। अब ऐसे में बचे कहां? पहली बात। दूसरी बात, जिस दिन नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मतलब पदचिन्ह पर चलने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी, उनसे सीखने को तैयार नहीं। और आप आगे देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव खत्म हुए हैं और इसके साथ ही पंजाब और उत्तर प्रदेश की तैयारी में लग गई है भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो है इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आपको क्या लगता है ये सब यूं ही हो रहा है? यूं ही नहीं हो रहा है, सारी चीजें प्लानिंग के साथ हो रही हैं। लोगों का मन भर रहा है और कांग्रेस हाथ पर हाथ धरे घर में बैठी है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बधाई की पात्र है, क्योंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम नेता आधारित पार्टी हैं, तो जब नेता ही घर से नहीं निकलेगा तो कार्यकर्ता कैसे निकलेगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बने, और सिर्फ इस आधार पर कि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं, और वही कार्यकर्ता है जिसने पश्चिम बंगाल में, अन्य राज्यों में जहां जहां भी चुनाव हुए हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर, उन्हीं के बूते पर अपनी सरकार बनाई है और कांग्रेस पार्टी बड़ी बात। इसको मानने को तैयार लेकिन नहीं। पंकज जी, क्या यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में कामयाब रही, जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है? देखिए दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान का विषय नहीं खड़ा करती और राष्ट्रवाद नहीं, हमारा शुभेंदु विषय है। अधिकारी ने जो कहा, मैं उसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि उन्होंने तो क्लियर कह दिया कि भाई ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और हिंदू वोटों का पोलराइजेशन हुआ। नहीं, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। हम इस बात के खिलाफ है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आए और भारत के लोगों का अधिकार छीने। हम इस बात के खिलाफ है कि तुष्टीकरण चले। यदि हम हिंदू मुसलमान की बात करते तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, मुसलमान भी शामिल हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता है, मुसलमान भी शामिल हैं। 4 करोड़ मकान बने प्रधानमंत्री आवास के, मुसलमान भी शामिल हैं। 12 करोड़ शौचालय बने, मुसलमान भी शामिल हैं। 17 करोड़ लोगों को मुद्रा पर वो योजना का लाभ मिला, आपके वोट मुसलमान भी बैंक में शामिल हैं। तब्दील नहीं होता है ना, वो आपके वोटर में कभी तब्दील नहीं होता है। यही नहीं, कारण है कि दीपेश जी, हिंदू वोटों का पोलराइजेशन होता है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। दीपेश जी, वो वोट दे या ना दे वो उनका विषय है, पर सरकार में रहकर सबका साथ सबका विकास करना हमारा विषय है। पर हम बांग्लादेश के घुसपैठियों को भारत के बंगाल में जगह न लेने देंगे, न लेने दी है। और यदि इसको तुष्टीकरण कोई कहे, हिंदू मुसलमान के आधार पर ले, किसी जाति का विरोध बताया, तो उनका विषय हो सकता है। और अपने हमको नहीं चाहिए बांग्लादेशियों के वोट, क्योंकि वो अवैध है। किसने उनको नागरिक बनाया? इसीलिए दीपेश जी, आज के इन 5 राज्यों के चुनाव में बंगाल की जीत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के सीमावर्ती प्रदेश को जिस प्रकार से आतंक की फैक्ट्री में वो बंगाल, मैंने उदाहरण दिया आपको कि स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे रत्नों का प्रदेश यदि गुंडई के रूप में, तुष्टीकरण के रूप में, महिला अपराध के रूप में जाना लेकिन जाए। उसके बाद भी गुंडाराज की तस्वीरें अब सामने आ रही है ना। जब आप ममता बनर्जी के गुंडाराज की बात कर रहे हैं, उस दौरान परिणाम निकल रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर हंगामा कर रहे हैं,
सवाल उन पर भी खड़ा हो रहा है। फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि साहब मत करिए, शांतिपूर्ण व्यवस्थाएं बनाए रखिए। दीपेश जी उत्तेजना में मतगणना के समय कोई विषय हो सकता है, पर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने आप पूरे इलेक्शन कैंपेन में और न बंगाल के अलावा पूरे देश में अभद्रता तो हमारा विषय है ही नहीं ना। हम तो भद्र राजनीति के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, वही भद्र राजनीति जो है कहीं ना कहीं अब देखने को मिलेगी। मैं लौट रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है। एक लास्ट कमेंट शिंपी जी आपका चाहिए। शिंपी जी, दिल्ली बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे और एक बार फिर बिहार वाला जो गमछा सिग्नेचर स्टाइल था वो यहां पर एक बार फिर दोहराया जा रहा है। यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उनका वेलकम कुछ इसी तरह से होगा। तस्वीरें दिखाते रहिए। और शिंपी जी का एक कमेंट, शिंपी जी, जीत तो कांग्रेस पार्टी की भी हुई है ना, केरल में हुई है, दूसरे राज्यों में भी आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बीजेपी तो जश्न मना रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, नेता का इंतजार है। कांग्रेस भी कहीं कुछ करने वाली है। सोनिया जी, राहुल जी आएंगे क्या आगे? निश्चित तौर पर दीपेश जी, केरला में हमारी जीत हुई है और हम उसके लिए बहुत ही अभिभूत हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक परसेप्शन बिल्डिंग रहती है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। और आदरणीय पंकज जी जो घुसपैठियों की बात कर रहे थे, तो ये तो बिहार की चुनावी रैलियों में अमित शाह जी ने भी कहा था कि एक मौका और दे दीजिए, घुसपैठियां हटाएंगे। अब वहां पे कोई चर्चा नहीं है। बंगाल में भी जाके वही घुसपैठियों की बात कर रहे हैं और अब यूपी के चुनाव में जाकर भी ये घुसपैठियों पर चर्चा करेंगे। तो कुछ नई बात भारतीय जनता पार्टी को भी अब लानी चाहिए। बड़ी जीत नहीं है क्या? आप लोग जश्न क्यों नहीं मना रहे? आप भी कहीं ना भाई, केरला में हमारी वापसी हुई, हमने लेफ्ट को हटा दिया, पार्टी दफ्तर में जश्न मनाइए। निश्चित तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को पहुंचना चाहिए जैसे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ेगा शिंपी जी? 2027 में यूपी चुनाव है। नहीं, कार्यकर्ताओं का मनोबल हमारा पूरी तरीके से सस्टेन्ड है, उसको कहीं नहीं है। आदरणीय अंचल जी जो भी कह रहे थे कि नेता रहित पार्टी है, तो ऐसा नहीं है। हमारे कार्यकर्ता ही आज भी हर राज्य मैंने राहुल जी बाहर है ना, मैंने राहुल जी विदेश में, जब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम है उस दौरान राहुल जी विदेश में, यही कारण है अंचल जी को कहना पड़ा। मैंने ये कहा था कि कांग्रेस कहती है कि हम नेता आधारित पार्टी है, नेता ही नहीं निकलेगा तो कार्यकर्ता कैसे निकलेगा? यार चलिए, कहा था वक्त इससे ज्यादा इजाजत दे ही नहीं रहा है। चर्चा बहुत लंबी हो सकती है। शिंपी जी, मैं माफी चाहूंगा लेकिन हम लोग गांधीयन हैं और हमेशा रहेंगे। माफी चाहूंगा शिंपी जी, पंकज जी, इससे ज्यादा वक्त इजाजत दे नहीं रहा है, लेकिन मिठाई खाने आप दोनों के पास आना चाहिए।